नमस्ते दोस्तों, हेलो ऑल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज है दिन सोमवार का यानी मंडे का। और अक्सर ऐसे दिन की शुरुआत के लिए मैं किसी ना किसी अच्छे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे ही एक कोट पढ़ा मैंने आज, बी योर सेल्फ एंड बेटर योर सेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ही बेसिक सा बात है। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए और अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ नया अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो जिंदगी का सार यही है, हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो इसी नए सीखने के क्रम में हम आपके लिए लाते हैं रोज करंट अफेयर्स, और जिसमें हम कुछ नई चीजें भी बताते हैं, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। आपस में मतलब हम, मतलब मैं और आप लोग, आप स्टूडेंट्स। तो इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स, और प्रारंभ करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्या कहता है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट निडल फ्री कोविड वैक्सीन जायकोव डी हैज बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला सुई मुक्त कोविड वैक्सीन जायकोव डी कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन है हमारे, ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी पटना या डी बेंगलुरु। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। जी हाँ दोस्तों, पटना में जो है वो जायकोव डी, इस वैक्सीन की जो है शुरुआत की गई, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके परिणाम के तहत 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें की सुई, मतलब सुई चुभने से जिन्हें तकलीफ होती है, जिन्हें डर लगता है। ठीक है, ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए हमने क्या किया है, हमने मतलब हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, जायकोव डी नाम का एक वैक्सीन बनाया है जिसमें कि सुई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें सुई लगे बिना भी आपके शरीर में ये जो वैक्सीन का डोज है वो चला जाएगा। ओके, तो ये जायकोव डी जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाई गई जो कंपनी है जिसने बनाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा, जायडस कैडिला। ठीक है, ये कंपनी है जायडस कैडिला, भारतीय कंपनी है, इन्होंने ही इस वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, और भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई ये दूसरी वैक्सीन है। पहले कौन सी थी? पहले थी कोवैक्सीन, जिसे बनाया था किसने? भारत बायोटेक ने। ठीक है, तो जो भारत की में बनने वाली और भारतीय कंपनी द्वारा बनने वाली ये एक तरह से कह सकते हैं दूसरी वैक्सीन है। तो ये था पहला प्रश्न अबाउट वैक्सीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने वैक्सीन के डोज नहीं लिए तो जरूर से जरूर लगवाएं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश की हेल्थ के लिए और आपके लिए भी। आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो आपकी स्टडीज वगैरह अच्छी चलती रहेगी और आप अपने आप को बेटर इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? वेयर हैज द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बीन अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहां किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी दिल्ली या डी कोच्चि। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में ही जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये किन पर बनाया गया? ये जो मूर्ति है ये है भक्ति सेंट जो थे एक हमारे बहुत ही काफी फेमस, श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य, इनके नाम पर ये जो है वो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है। काफी ही फेमस संत थे और ये इनके 1000वें बर्थडे के 1000वें बर्थ जन्म दिवस के एनिवर्सरी पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, और ये किनके याद में बनाया गया है? ये बनाया गया है संत
रामानुजाचार्य के नाम पे बनाया गया है कहाँ पे, हैदराबाद में, और इनकी रामानुजाचार्य जी की 1000वीं वर्षगांठ पर उपलक्ष्य पर यह बनाया गया। ठीक है, तो ये जो मूर्ति बनी हुई है ये 5 धातु 5 मेटल्स को मिला के बनाई गई। 5 मेटल्स कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, यानी कि 5 तत्व। ब्रास एक्चुअली मेटल नहीं है, एलॉय है। तो 5 तत्वों से मिलकर बनाया गया है इनको। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आप एग्जाम में आने के काफी अच्छे चांसेस है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना होगा। पहला कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ अनावृत किया गया है, किन्होंने इसे अनावृत किया है, और ये किनके याद में बनाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, Who has been appointed as next chairman of University Grant Commission UGC? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अगले अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ममिदाला जगदीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी डीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुखादेव थेरॉट एंड ऑप्शन नंबर डी अरुण एस निगावकर। तो पहले जानते हैं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन यानी कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ममिदाला जगदीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, इन्हें क्या बनाया गया है, इन्हें यूजीसी, काफी इंपॉर्टेंट संस्थान होती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटीज को क्या कहती हैं, इन्हें अप्रूवल देती है, इन्हें ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली इन्हें बताती है कि आपकी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स किस स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसके किन्हें नियुक्त किया गया इनके चेयरमैन के रूप में, ममिदाला जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, ममिदाला जगदीश कुमार काफी इंपॉर्टेंट नाम। ये कौन है, ये फिलहाल जो है वो जेएनयू काफी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, इनके ये अभी वीसी हैं, वाइस चांसलर है। ठीक है, जेएनयू के वाइस चांसलर है ममिदाला जगदीश कुमार, और इन्हें अभी क्या बनाया गया है, इन्हें अभी यूजीसी का जो है अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन बी में जो दिख रहे हैं आप, डीपी सिंह जी को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन सेज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नीदरलैंड। नीदरलैंड्स के भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए रीनत संधू, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन नंबर सी मोनिका कपिला मेहता एंड ऑप्शन नंबर डी अजय बिसेरिया। तो सबसे पहले जानते हैं इसका सही उत्तर, एंड सही उत्तर इज ए रीनत संधू। जी हाँ दोस्तों, रीनत संधू को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ का, नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का राजदूत कौन हो गया आपसे, रीनत संधू। ठीक है, तो ये जो रीनत संधू जी हैं वो कौन है, वो 1989 के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और इससे अभी जो ये फिलहाल जो है वो मिनिस्ट्री में फॉरेन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त हैं। ठीक है, और ये जो अगले ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे कि मोनिका कपिला मेहता, ये कौन है, ये एम्बेसडर है कहाँ की, ये एम्बेसडर है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, अजय बिसेरिया कौन है, ये एम्बेसडर है कहाँ के, पाकिस्तान के। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत, ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हाल ही में चाइना के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, यानी कि चीन में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन, प्रदीप कुमार रावत। किसके बने हैं, ये चाइना के बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हो गया, एक तो रीनत संधू जी के बारे में हो गया कि इन्हीं नीदरलैंड्स के बने हैं, और दूसरे हो गया प्रदीप कुमार रावत जी के बारे में जो कि कहाँ के बने हैं, जो कि बने अभी चाइना की। तो ये दो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, इसी के अलावा मोनिका कपिला मेहता स्विट्जरलैंड के हैं और अजय बिसारिया पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त हैं। तो उच्चायुक्त के नाम में याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी जो कि रिसेंट में जिन पे बदलाव हुआ है, क्योंकि करंटली जिन्हें नियुक्त किया गया है या करंटली जिन्होंने अभी चार्ज लिया है, तो ऐसे नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इन चीजों को आप जरूर याद रखें, इन चीजों को ध्यान में रखें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑन एडिशनल चार्ज। अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी श्री JPS चावला, ऑप्शन सी सोनाली सिंह एंड ऑप्शन डी दीपक दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोनाली सिंह। ठीक है, सोनाली सिंह जी को क्या किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है CGA के रूप में। CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA के एडिशनल चार्ज के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखा महानियंत्रक। तो एक तो होता है CGA, ठीक है, और एक होता है CAG। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो पहला अंतर तो ये होता है CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो होते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि भारत के संविधान में CAG का जिक्र किया गया है आर्टिकल 148 में। जी हाँ, आर्टिकल 148 में कहा गया कि देश में एक CAG होगा, जो कि पूरे देश में जो भी राज्य होते हैं या केंद्र सरकार की जो भी खर्चे होते हैं उन्हें ये ऑडिट करेगा, उन्हें ऑडिट करने का काम CAG का होगा। ठीक है, तो CGA क्या है? CGA CAG से अलग है, और CGA जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में CGA का जिक्र नहीं है। CGA वो पोस्ट है जिसमें सरकार अपॉइंट करती है और भारत सरकार का ये ऑडिट का काम देखते हैं। CGA जो भी होते हैं वो भारत सरकार में होने वाले ऑडिट्स जो भी होते हैं उनका काम देखते हैं। भारत सरकार से अलग इनका कुछ रोल होता नहीं है। और CAG का रोल क्या होता है? CAG का रोल थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है। ठीक है, और अभी CAG कौन है? जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये अभी भारत के CAG है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रश्न और कुछ साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम स्टैटिक जीके जो हमने अभी डिस्कस किया रिगार्डिंग CAG। तो स्टैटिक जीके का भी काफी इंपॉर्टेंस है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। इन चीजों को रिलेट करके हम यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टैटिक जीके के रिवीजन करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, आप जरूर विजिट करें इन MCQs को और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद has been recently appointed as the director of which of the following Indian organization? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद को हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए BCCI, ऑप्शन नंबर बी FSSAI, ऑप्शन नंबर सी SIDBI, ऑप्शन नंबर डी NCERT। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी NCERT। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी NCERT के नए डायरेक्टर के रूप में दिनेश प्रसाद जी को, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है दिनेश प्रसाद, क्योंकि NCERT काफी इंपॉर्टेंट संस्थान है। NCERT फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इनकी पुस्तकें भी आती हैं, हमने स्कूल के टाइम में भी पढ़ा होगा। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो NCERT के बुक्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं हर एस्पिरेंट्स को, चाहे वो किसी भी एग्जाम के दे रहे हो, अगर वो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप NCERT के बुक्स के साथ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, चाहे वो जनरल साइंस की बात हो गए, सिंपल हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात हो गई। ठीक है, तो अगर आप क्लास 6 से 12 तक की NCERT से एक बार मतलब आप पढ़ने की कोशिश करो तो आपको काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपकी जनरल स्टडीज की काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पेज में है तो आप NCERT बुक्स का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, अब वापस से आते हैं अपने प्रश्न पे। तो दिनेश प्रसाद जी को NCERT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अभी कौन थे? दिनेश प्रसाद जी जो थे वो अभी हिस्ट्री के प्रोफेसर है। कहाँ पे? उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वहां के जो है अभी प्रोफेसर है हिस्ट्री के, और इन्हें नियुक्त किया गया अब क्या? NCERT के
अध्यक्ष के रूप में। एनसीईआरटी के अध्यक्ष के रूप में जो होता है वो 65 ईयर्स अगर आपकी एज हो गई है तो आपको ये पद तो तब तक ही आप इस पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अब जो है वो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद बने हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि Which of the following state has been awarded as the best state tableau of the Republic Day Parade 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी हरियाणा एंड चौथा ऑप्शन है डी उत्तराखंड। तो जानते हैं सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। यहां दोस्तों उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का अवार्ड मिला है। रिपब्लिक डे परेड में क्या होता है, एक तो हमारी जो फौज है उनकी परेड होती है, इसके अलावा जो अलग अलग हमारे देश के राज्य हैं वो अपनी झांकी को प्रेजेंट करते हैं, वो अपने एक प्रेजेंटेशन देते हैं जो कि परेड के फॉर्म में वहां पे रिपब्लिक डे पर दिखती है, जिसमें वो अपने राज्य के किसी कल्चरल हेरिटेज को या किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उनके राज्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार जो इन्होंने विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जो कि बनारस में उत्तर प्रदेश के, और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है शिव जी की, भगवान शिव जी का टेम्पल है और इसी को ही रिप्रेजेंट किया गया था इनके जो झांकी देखती रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की उसमें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है उसका चुनाव होता है वोट के थ्रू, और ये वोट कहाँ पे होता है, ये MyGov प्लेटफॉर्म पे होता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर इस झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए वोटिंग हुई थी और जो विजेता है वो उत्तर प्रदेश राज्य रहा। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ ग्राफिक नॉवेल अथर्व द ओरिजिन? ठीक है, एक नॉवेल आई है अथर्व द ओरिजिन। ठीक है, इसके लेखक कौन है, इस ग्राफिक के लेखक कौन है, ये प्रश्न है। ऑप्शंस क्या क्या है? ए रमेश थलीमानी, ऑप्शन बी नवदीप सिंह, ऑप्शन सी सुमित बासु एंड ऑप्शन डी सौरभ महापात्र। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रमेश थमिल मनी। ठीक है, रमेश थमिल मनी है, इन्होंने ये ग्राफिक उपन्यास है अथर्व द ओरिजिन, इसका इन्होंने लेखन किया है। तो ये हाल में हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसके साथ खास बात ये जुड़ी है कि इस ग्राफिक नॉवेल में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक किरदार निभाया है। ठीक है, इन्हें सुपर हीरो अथर्व सुपर हीरो के रूप में इन्हें प्रेजेंट किया गया है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे जरूर याद रखिए। अथर्व द ओरिजिन के लेखक है रमेश थमिल मनी। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि खेल संबंधित है और नीरज चोपड़ा जी के बारे में है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए रमेश थलीमनी, ऑप्शन बी नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन सी सुजीत मुखर्जी एंड ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नवदीप सिंह गिल। ठीक है दोस्तों, नवदीप सिंह गिल जो है वो इसका सही उत्तर है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम हम सब जानते हैं, ऑब्वियसली जानना चाहिए। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए भाला फेंक में, जॉलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई अभी, अगर आपने हमारे पिछले दिनों की वीडियो देखा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि हाल ही में इन्हें किस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसी प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, उसका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे पिछले करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें और उन्हें भी रिवाइज करें, साथ तो टाइम और उनकी नोट्स बनाते चले। तो इस तरह से आप रिकॉल करेंगे, मतलब एक खबर आई और कुछ दिन बाद उससे रिलेटेड कोई न्यूज आता है तो दोनों को रिलेट करके आप जो है काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और ऐसे आपको याद रखने में भी काफी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर देखें कि इन्हें हाल में किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है।
ये दोनों चीजें हाल करंट अफेयर्स में डिस्कस हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें जरूर रिवाइज करिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां प्रश्न क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विंटर ओलंपिक्स 2022 हैज बीन स्टार्टेड। निम्नलिखित में से किस देश में विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी चीन एंड ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाइना। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है कहां पे, चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। ठीक है दोस्तों, बीजिंग में जो है विंटर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि विंटर ओलंपिक्स 2022 में जो है वो सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका नाम है आरिफ खान। स्कीइंग एक गेम होती है बर्फ पे, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो विंटर ओलंपिक्स होता है इसमें ज्यादातर जो खेल होते हैं वो बर्फ पे होते हैं, यानी कि विंटर ठंड से रिलेटेड खेल है। तो बर्फ के जो भी गेम होते हैं, आइस हॉकी हो गया, स्कीइंग हो गया, बर्फ की स्केटिंग हो गई, तो इस तरह के गेम जो होते हैं आपको विंटर ओलंपिक्स में देखने को मिल जाएंगे। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है बीजिंग में, चाइना में। और भी अभी टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये हुआ था जापान में, यानी किसी अभी 2021 में। ठीक है दोस्तों, और फ्रांस में जो है क्या क्या होने वाला है, फ्रांस के पेरिस शहर में जो है वो अगले साल नहीं, मतलब कि अगले बार 2024 में जो है ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा, समर ओलंपिक्स का जो मेन ओलंपिक्स होती है। और इटली में अगले वर्ष नहीं, मतलब कि अगले बार ही 2026 में जो है यहाँ पे फिर से विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने विचार कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इससे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे रिलेटेड टू आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की, उनकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलेंगे और तब आप तुरंत ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें। जिन सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।